नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है आ बैल। कहानी में नायिका ने बेसहारा बुआ सास को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। उसकी सहेलियों ने उसे इस बात के लिए बहुत समझाया कि उसने इस तरह से बुआ सास को घर में बुलाकर अपने लिए ही आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर ली है। आगे क्या होता है, चलिए कहानी में सुनते हैं। आ बैल। रात के 9 बजे हुए थे। आशा का खाना बनाने का काम पूरा हो चुका था। वो सोच रही थी खाना खाने बैठने से पहले किचन को पूरी तरह से सब समेट लूँ, इसलिए उसका काम किचन में चल रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। अशोक टीवी के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने आशा की तरफ नज़र डाली। अभी अशोक का किसी भी तरह का फ़ोन उठाने का या बात करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने आशा से कह दिया, अगर मेरे लिए फ़ोन हो तो कह देना मैं घर नहीं हूँ, नाम पूछ के रखना, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा। आशा ने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से एक अनजान व्यक्ति का गंभीर आवाज़ सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत अपना परिचय दिया, लेकिन आगे उन्होंने जो कहा सुनकर आशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अशोक की बुआ का इकलौता लड़का अजय का एक्सीडेंट हुआ और उसमें वह ऑन द स्पॉट गुजर गया। उनकी बात सुनकर जैसे आशा के शरीर से सारा खून ही सूख गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर भारी हो गया। कुछ क्षण तो वह वैसे ही निश्चल खड़ी रही। मन में एक विचार आया कि ये समाचार अशोक को तुरंत बता दूं या बिल्कुल अब भोजन की थाली तैयार है तो उसे खाना खिलाने के बाद उसे बताऊं। लेकिन उसके हृदय में जो दुख उमड़ उमड़ कर उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, वो उसके लिए अशोक से छिपाना मुश्किल था। उसकी दशा अशोक से छुपी न रही। वो जल्दी से उठकर आशा के पास आया और चिंतित स्वर में पूछा, किसका फोन था? उसका इतना कहना था कि आशा के आंसुओं का बांध फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कपकपाती आवाज में उसने फोन पर मिला हुआ समाचार सुनाया। कुछ पल के लिए घर में एकदम सन्नाटा पसर गया और अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो भी एकदम निशब्द हो गया। आशा की भी दशा अलग नहीं थी। दोनों की आंखों में आंसू देखकर दोनों बच्चे घबरा गए। उसने उन दोनों को भोजन कराया और सुलाया। वैसे उसने उन दोनों के लिए भी थाली परोस ली थी, लेकिन खबर इतनी बुरी थी और इतनी बड़ी थी कि दोनों एक कौर भी न खा पाए। उनके गले से उतरा ही नहीं। अशोक ने तुरंत ही इंदौर जाने की तैयारी शुरू कर दी। आशा को भी उसके साथ जाना था, लेकिन अगले दिन उसके ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। अचानक से छुट्टी मिलना असंभव था। फिर बच्चों को कुछ दिन किसी के यहाँ रखना ये भी एक समस्या थी। आखिर कोई और रास्ता न देखकर अशोक अकेला ही भोपाल के लिए रवाना हो गया। अशोक भी पूरी तरह से उस खबर की वजह से टूट चुका था, क्योंकि बुआ जी और उसका रिश्ता खून का रिश्ता तो था ही सही, केवल खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन ममता, स्नेह, अपनापन और माँ के प्रेम की ऊष्मा देने वाला भी था। बचपन में वो जब भी छुट्टियाँ मिलती तब इन्हीं बुआ जी के घर चला जाया करता। उसके बाद जब उसकी माँ का निधन हो गया तब उसकी बुआ ने ही उस पर माँ की ममता लुटाई थी। अजय और अशोक के उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए दोनों में भाई का कम सगे दोस्तों का सा संबंध था। बुआ के विवाह को केवल 12 वर्ष हुए थे। उसी समय तकदीर ने उनके माथे से सिंदूर पोंछ दिया था और वैधव्य का असहनीय दुख उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को देखा और बगैर हार माने फिर से खड़ी हो गई। परिश्रम और संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने इकलौते बेटे अजय को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसे उसके पांव पर खड़ा किया, आत्मनिर्भर बनाया। अजय भी अपनी माँ पर बहुत प्रेम करता था। माँ के संघर्ष और परिश्रम का एहसान चुकाने के लिए उसने जिंदगी भर उसकी सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था और इसीलिए वह विवाह के लिए भी तैयार नहीं था। उसे एक ही बात का डर था, अगर घर में लड़ाकू और बदमिजाज बहू आ गई तो उसकी माँ के बची हुई जिंदगी का भी सुख खत्म हो जाएगा।
बुआ जी का स्वभाव तो इतना नर्म था कि कभी उनके मुंह से कड़वा शब्द तो सुना ही नहीं था। उनकी जिंदगी का भी एक ही सपना था कि बेटे का विवाह हो जाए, घर में पायल छमकाती हुई बहू आए और घर में फिर से बहू की हंसी और नाती पोतों की किलकारियां गूंजे। आशा और अशोक ने भी अजय को खूब समझाया था कि हर लड़की थोड़ी ना खराब होती, खूब देखभाल के लड़की लाएंगे तुम्हारे लिए। आखिर बुआ जी ने भी खुद की कसम देकर उसे विवाह के लिए तैयार किया। लेकिन तकदीर इनके लिए कुछ और ही सोच के बैठी हुई थी। अभी अजय के विवाह को पूरा साल भी नहीं हुआ था और जिंदगी भर माँ की सेवा करने की कसम ले चुका अजय बुढ़ापे की देहरी पर खड़े अपनी माँ को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। कुछ दिनों के बाद में आशा ने भी ऑफिस से छुट्टी ली और बच्चों को लेकर भोपाल गई। बुआ जी और अजय की पत्नी अर्चना को देखते ही आशा का हृदय उमड़ आया, उसका गला भर आया, उससे एक शब्द न बोला गया और आंखें डबडबाई। उसने उन दोनों की ओर देखा। दोनों के ही चेहरे पर मातम पसरा हुआ था। जैसे ही आशा उनके गले से लगी तो तीनों की ही आंखों से आंसुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। बुआ जी के घर में अब केवल बुआ जी और नववधु बहू ही रह गए थे। दोनों के गले में मंगलसूत्र नहीं था, सिंदूर नहीं था और दोनों की ही गोद तक सूनी थी। बहू के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी जो उसे अकेले गुजारनी थी और दूसरी तरफ बुआ जी बेचारी बुढ़ापे में अकेली पड़ गई थी। घर में मेहमान थे लेकिन अजय के न होने से घर में चारों तरफ से सूनापन जैसे क्रंदन कर रहा था। बहू अर्चना के माता पिता सोच रहे थे कि अभी अभी तो उसका विवाह हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, इसलिए वे उसे वापस ले जाने का विचार कर रहे थे। उनका विचार गलत भी नहीं था। इस माहौल से दूर होने के बाद ही अर्चना जल्दी सामान्य हो पाएगी। कुछ समय बाद में उसका दूसरा विवाह करने के बारे में भी सोचा जा सकेगा, क्योंकि हर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसकी जिंदगी में कोई न कोई सहारा जरूरी होता है और दूसरी बात कोई न कोई उद्देश्य भी जरूरी होता है। माता पिता की बात सुनकर अर्चना का मन दोनों तरफ खींचने लगा। एक तरफ बूढ़ी सास थी, उसकी दशा भी अर्चना से देखी नहीं जा रही थी और वो चाहती थी कि वो उनका सहारा बने। दूसरी तरफ माता पिता का कहना भी गलत नहीं था। बुआ जी एकदम चुपचाप बैठी थी। उन्हें भी जीने के लिए कुछ न कुछ अब उद्देश्य चाहिए था और वो उद्देश्य अर्चना के रूप में उनके सामने खड़ा था। लेकिन अर्चना के भविष्य की चिंता उन्हें भी थी। आखिर उन्होंने भी आगे बढ़कर अर्चना को समझाया और एक शाम को अर्चना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माता पिता के साथ वापस पीहर चली गई। उसके भविष्य के लिए वही उचित था, क्योंकि बुआ जी तो सूखा हुआ पेड़ थी जिसकी छाया में बैठकर वो जिंदगी नहीं बिता सकती थी। अब बुआ जी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। एक तरफ उनका बेटे का गम और दूसरी तरफ उनका एकाकी जीवन। सोच सोचकर अशोक भी अंदर से टूटता जा रहा था और उन दोनों का दुख देखकर आखिर आशा के मन में भी कितने विचार आ जा रहे थे। आखिर एक दिन आशा ने अपने आप को संभाला और अपना विचार उन दोनों के सामने रखा। बुआ जी, अब आप यहाँ पर अकेली नहीं रहेंगी। बुआ जी आशा की तरफ विस्मय से देखने लगी। बुआ जी, यहाँ इस घर में हर चीज में, दीवारों में, हर कोने कोने में अजय की यादें भरी हुई है। वो यादें आपको जीने नहीं देंगी। बुआ जी ने धीमे से मुस्कुराने का प्रयत्न किया। आशा, मैं जी लूंगी बेटी। युवावस्था में मेरे पति मुझे छोड़ के गए, तब भी मैं जी ही ली ना। अब क्या करे, बुढ़ापे में बेटा भी चला गया, तब भी बची हुई जिंदगी मुझे जीनी पड़ेगी। कहते कहते बुआ जी अपनी रुलाई रोक न पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें रोते देखकर आशा के भी गालों पर आंसू बहने लगे। काफी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर आशा ने ही इस चुप्पी को भंग करते हुए कहा, बुआ जी, आपको जीना तो पड़ेगा ही। अजय न रहा तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। आपके लिए अशोक और अजय अलग तो नहीं है। अब आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी ज़रूरत है। आशा की बात सुनकर अशोक की आंखों में संतोष दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों का संतोष काफ़ी कुछ कह गया। आखिर अशोक ने भी आगे बढ़कर कहा, बुआ,
तुमने तो कभी भी मुझ में और अजय में फर्क नहीं किया। मैं भी तो तुम्हारा बेटा ही हूँ। मुझे तो तुम में अब मेरी माँ ही दिखाई देती है। अजय न रहा तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ ना। फिर हमारे घर में तुम्हारे छोटे छोटे पोता पोती है, तुम्हारी बहू है। हम सबको छोड़कर तुम अकेली यहाँ क्यों रहोगी? बुआ जी रोते रोते बोली, क्यों नहीं बेटा अशोक, तुम सब मेरे ही हो और तुम्हारे अलावा अब मेरा इस दुनिया में है भी कौन। लेकिन अब ये मेरा बुढ़ापा है, मैं अपना भार तुम पर नहीं डालना चाहती हूँ। अशोक ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बुआ, माँ भी कभी बेटों पर बोझ होती है क्या? तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम सब मिलकर तुम्हारा दुख हल्का करने का प्रयास करेंगे। और अगर तुम्हारा मन अगर वहाँ न लगा तो ये घर तो है ही सही। तुम्हें जब मर्जी हो तुम यहाँ पर भी आकर रह सकती हो। हम रोकेंगे थोड़े ना तुम्हें। आशा ने भी अपने पति की बात को सहमति दी। बुआ जी, अब तो आपको हमारे साथ ही चलना होगा। हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के तो जाएंगे ही नहीं। आगे आपको जो उचित लगे वो। अजय के 15-20 दिन होने के बाद में वे दोनों बुआ जी को लेकर इंदौर वापस आ गए। बुआ जी भारी मन से घर में आई। अभी भी उनकी आंखों में अजय और उनका भोपाल वाला घर ही था, वहीं की यादें थी। 2-4 दिन आशा ने बुआ जी के साथ घर में बिताए। उसके बाद में वापस ऑफिस जाना शुरू किया। उसकी काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई थी, इसलिए जब दोपहर में वे लंच लेने के लिए सभी सहेलियां बैठे तो उन लोगों ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। वे सब अजय के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि फ़ोन से आशा ने उन्हें बता दिया था कि वह किस वजह से छुट्टी ले रही हूँ। अजय की अचानक कैसे मौत हुई, इस बारे में भी सबको जानना था। सबके मन में उसके लिए बहुत सहानुभूति थी और अजय के निधन पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। बातों बातों में आशा ने बताया कि बुआ जी अकेली रह गई थी। अब उनके घर में कोई था नहीं। बहू को भी उसके माता पिता लेकर चले गए। इसलिए मैंने यही सोचा कि बुआ जी को अकेले रखने की जगह हमारे साथ में वो रहेंगी तो उनका दुख भी कम होता जाएगा धीरे धीरे। यही सोचकर मैं बुआ जी को अपने साथ यहाँ इंदौर में ले आई हूँ। आशा की बात सुनते ही विद्या बोली, आशा, अब तो तेरी खैर नहीं। अब रोज तुम्हारे घर में कलह होगा। तुम्हारे कामों में कुछ न कुछ और कसर तो वो निकालेंगी, सही देखना। आशा ने कहा, अरे नहीं, मेरी बुआ जी वैसे नहीं है, बड़ी ममतालु स्वभाव की हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। मीना हाथ नचाते हुए बोली, अरे स्वभाव कितना भी ममतालु होने दे, लेकिन सास तो सास होती है। वे तेरी सगी सास न हो, बुआ सास है ना, है तो सास ही। देख, एक दिन तुझे अपने ही घर में आराम से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, घुटन होने लगेगी। मेघा ने आशा का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन आशा, तुम्हारी गृहस्थी इतनी मज़े से चल रही थी तो ये संकट गले में लेकर क्यों आ गई तुम? क्या जरूरत थी? पति की बुआ को घर में लाना यानी अपने आप ही आ बैल मुझे मार जैसा ही तो है। कविता ने भी तुरंत कहा, अरे हम तो हमारे विवाह से लेकर तो आज तक हमारी सासू माँ के अत्याचार सहन कर रहे हैं। तुम तो नसीबवान थी कि तुम्हारी सास ही नहीं थी। फिर तुम्हें सास के साथ रहने का इतना क्या शौक चल रहा कि उसकी बुआ को ही घर में लेकर आ गई। मेरे पति ने अगर ऐसा कुछ कहा होता ना तो मैं तो वहीं पर साफ साफ कह देती कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, कुछ दिनों के लिए आप आकर इनके पास रहिए, पर इनको अपने साथ अपने घर लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये कभी ना होने देती, पर तुम तो खुद ही उन्हें अपने घर में लेकर आई। आशा की एक सहेली प्रिया अभी कुछ महीनों पहले ही अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के अलग रहने लगी थी। वो कहने लगी, मैं होती ना तेरे जगह तो ऐसा कभी ना करती। मैं तो खुद ही उन लोगों से अलग हो गई हूँ। अरे कौन सहे इन लोगों के ताने और फिक्रे। आशा की बात सुनने के लिए उनमें से कोई भी तैयार ही नहीं था। सब यही समझ रही थी कि उसने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। आखिर उन सब के पास में उसी तरह का बुरा एक्सपीरियंस था, इसलिए उनके वैसे विचार बन गए थे। उनकी नज़रों में आशा ने एक अनाड़ी स्त्री जैसा काम किया है और अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी चला ली है। उनकी सबकी बातें सुनकर आशा के भी मन में कुछ अच्छे बुरे विचार आने लगे। उसे लगा कि कहीं वाकई मैंने बुआ जी को अपने साथ यहाँ रहने के लिए बुलाकर कहीं गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन वह चुप रही। शाम को जब वह घर पहुंची तो बुआ जी ने दरवाज़ा खोला
और बोली, बैठो बेटी, थक कर आई हो। और फिर मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। रोजाना तो गिलास भर पानी मुझे खुद ही लेना पड़ता था, लेकिन आज मुझे बैठे बिठाए मिल गया। उसके पानी पी लेने के बाद में बुआ जी बड़े अपनेपन से ममता से बोली, आशा, जरा पहले तुम हाथ पांव धो लो, थोड़ा फ्रेश हो लो, मैंने चाय रखी है, तैयार हो ही रही है। उनकी बात सुनकर आशा के चेहरे पर अनायास खुशी झलक उठी। उसने तुरंत बेडरूम में जाकर हाथ पांव धोकर कपड़े बदले और फ्रेश होकर बाहर आकर बैठी। उसके आकर बैठते ही बुआ जी ने गर्मा गर्म चाय और नाश्ते की प्लेट भी उसके सामने रख दी। आशा ने यूं ही कहा कि अशोक भी आते ही होंगे। हालांकि गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देखकर उसे अपने आप को रोकना बड़ा कठिन लग रहा था। बुआ जी हंसते हुए बोली, ठीक है ना, आने दो उसे भी, लेकिन तुम भी तो सुबह की गई हुई अब आई हो, तुम भी तो थकी होगी। पहले तुम आराम से चाय पी लो, नाश्ता कर लो, अशोक आएगा तो उसके लिए फिर से बना लेंगे गरम चाय। वह नाश्ता कर रही थी तभी कुकर की सीटी सुनाई दी। वह तुरंत समझ गई कि बुआ जी ने तो शाम के भोजन की भी तैयारी शुरू कर दी है। उसने तुरंत ही कहा, बुआ जी, आप दिन भर काम करते रही होंगी, अब थोड़ा आराम आप करिए, बाकी काम मैं करूंगी। मुझे तो रोज की आदत है ये सब काम करने की ऑफिस से आने के बाद। बुआ जी ने प्यार से कहा, हाँ हाँ आशा, ये गृहस्थी तुम्हारी है और सब कुछ तुम्हें ही करना है, मैं तो बस थोड़ी सी तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। इतना बड़ा पहाड़ जैसा दिन मुझे खाली बैठकर निकालना बड़ा कठिन लगता है बेटी। हम बात कर रहे थे तभी मेरे दोनों बच्चे भी आकर हमारे आसपास खड़े हो गए। मैंने दोनों की तरफ देख बुआ जी को हंसते हुए पूछा, बुआ जी, इन दोनों ने आपको परेशान तो नहीं किया? बहुत उद्यमी है ये लड़का तो। बुआ जी ने प्यार से दोनों बच्चों की तरफ देखा। बेटी, ये दोनों मुझे क्या परेशान करेंगे? जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, बच्चों की हंसी और नटखटपना चलता है, उन्हीं आवाज़ों से तो एक घर सही अर्थों में घर बनता है। बच्चे ही तो घर की सही शोभा है। कहते कहते बुआ जी का चेहरा एकदम थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे लगा मैंने उनकी ताज़ा जख्म पर हाथ रख दिया है। उन्हें अजय की याद आ गई होगी। लेकिन फिर तुरंत ही बुआ जी सहज होते हुए बोली, अब आयशा, थोड़ी देर तुम आराम कर लो जब तक अशोक आता है। और हाँ, भोजन की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बना लूँगी। फिर बुआ जी दोनों बच्चों के साथ में सोफे पर बैठ गई। कुछ दिन बीत गए। आशा के कानों में उसकी सहेलियों के कड़वाहट भरी बातें बार बार गूंजती रहती, लेकिन आशा का अनुभव और उसकी सहेलियों का अनुभव, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बल्कि आजकल तो आशा को ऑफिस में जाने के बाद भी बड़ा हल्का सा और तनाव मुक्त लगता था। अब उसे सुबह सुबह जल्दी उठकर दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती थी। बुआ जी काफ़ी कुछ काम संभाल लेती थी। बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता और टिफ़िन भी तैयार कर देती थी। यहाँ तक कि अशोक का और आशा का भी टिफ़िन तैयार करके रख देती थी वो। बच्चे जब स्कूल से आते तो बुआ जी घर में रहती थी। बुआ जी उन दोनों को अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना परोसती। उनके आने से घर में केवल एक इंसान की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि घर में ममता, प्रेम, अपनापन, इन सब की भी बड़ी बढ़ोतरी हो गई थी। पहले आशा को दोनों बच्चों को दिन में एक डे केयर में रखना पड़ता था, क्योंकि उसे डर लगता था बच्चों को घर में अकेले रखने से। अब रोजाना बच्चों को वहाँ छोड़ना फिर लाना, ये सब दौड़ भाग करने की भी जरूरत नहीं रह गई थी। अब दोनों बच्चों को अपने घर में रहने को मिल रहा था, और वो भी ममता की छाव में। बुआ जी को जब आशा ने घर पर अपने साथ लेकर चलने का निश्चय किया था, तब ये सारी बातें उसके दिमाग में नहीं आई थी। लेकिन अब वो सोचने लगी कि उसने बुआ जी को अपने साथ लाकर कोई गलती नहीं की। उसका निर्णय एकदम सही था। अब जब शाम को वो घर में आती, उस समय दरवाज़ा खुला मिलता। बाहर से आने पर दरवाजे का ताला खोलना कितना उबाऊ और थकान भरा होता है, ये तो भुक्तभोगी ही जानते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही बच्चों की खुशी से हंसने खेलने की आवाज़ आती। स्कूल से घर आने के बाद खाना पीना करके थोड़ी देर आराम करके बच्चे अपना होमवर्क भी कर लेते थे। आशा और अशोक दोनों अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे थे कि बुआ जी अपना दुख भूलती तो क्या, लेकिन उनका दुख थोड़ा कम होता जाए, हल्का होता जाए।
और बच्चों की वजह से बुआ जी धीरे धीरे हंसने बोलने भी लगी थी। एक शाम जब आशा घर पे आई तो उसका चेहरा लाल हो रहा था। बुआ जी ने हाथ पकड़ के देखा तो बोली, तुझे तो बहुत बुखार है बहू। उन्होंने तुरंत ही उसे आराम करने के लिए कहा और साथ ही दूध में हल्दी घोल के और उस बुखार उतरने की गोली भी उसे दिया। गोली लेने के बाद में भी आशा को तुरंत आराम नहीं पड़ रहा था, बुखार बढ़ता जा रहा था। बुआ जी उसके पास बैठ गई और ठंडे पानी का रुमाल उसके माथे पर रखने लगी। अशोक घर पे आते ही बुआ जी ने तुरंत ही आशा को उसके साथ डॉक्टर के यहाँ भेजा। आशा पूरी तरह से ठीक होने तक बुआ जी ने उसकी सेवा शुश्रूषा में जरा भी कमी न रखी। बुआ जी जब प्यार से उसका माथा सहलाती तो आशा को बड़ी राहत सी मिलती। बुआ जी का वह निस्वार्थ प्रेम देखकर एक दिन आशा अपने आप को रोक न सकी, उसकी रुलाई से फूट पड़ी। उसकी तरफ बुआ जी विस्मय से देखने लगी और उसकी पीठ सहलाने लगी। आशा ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा, बुआ जी मुझे एक बात बताइए तो। बुआ जी ने उसकी तरफ देखा। बुआ जी ये बताइए कि आप अशोक की बुआ जी हैं या मेरी माँ हैं? कहते कहते आशा की रुलाई और फूट पड़ी, उसका गला रूंधने लगा। बुआ जी हल्के से हंसती हुई बोली, हाँ हाँ अशोक की बुआ तो हूँ मैं, लेकिन वो बाद में, पहले मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरी बहू भी है और बेटी भी है। उनके मुंह से मीठे प्यार भरे शब्द झर रहे थे और आशा ने कहा, हाँ आप मेरी माँ ही हो। कहते हुए आशा उनके गले से लग गई और बुआ जी प्यार से उसकी पीठ सहलाती रही। मित्रों, आ बैल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।